हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल पर्पस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है वो उनसे आगे के जो टॉपिक्स बचे हुए बेटा उनके बारे में होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर्स। इन चार चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फटाफट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। हम माइक्रोब्स को सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे यूज करते हैं। सीवेज आप सभी को पता होगा कि सीवेज क्या होता है। सीवेज वाटर होता है जो घर से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो बेसिकली आप बात करते हैं टॉयलेट वॉशरूम वगैरह, इन सब में जो घर से लिक्विड वेस्ट निकलता है। Sewage is a municipal wastewater and that contains a large amount of organic matter and the pathogenic microbes. मतलब सीवेज जो होता है वो कंटेन करता है ऑर्गेनिक मैटर एंड पैथोजेनिक माइक्रोब जो बीमारी कॉज कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी डिस्चार्ज नेचुरली इनटू अ वाटर बॉडी लाइक रिवर्स। उनको डायरेक्टली ही आप ऐसे ही रिवर या फिर तालाब वगैरह में पास ऑन नहीं कर सकते। सीवेज ट्रीटमेंट इज नेसेसरी, या फिर हम कहें सीवेज इज ट्रीटेड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक अ लेस पॉल्यूटिंग बिफोर डिस्पोजल। मतलब कि सीवेज को वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले उन्हें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर भेजा जाता है। वहां पर उनका एक अच्छी तरीके से डिसइंफेक्टेंट होता है, डिसइंफेक्शन होता है। डिसइंफेक्शन होने के बाद या फिर हम कहें उसमें डिसइंफेक्टेंट मिलाया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होते हैं, उनके थ्रू उस सीवेज वाटर को गुजारा जाता है, जिसके बाद वो फाइनली रिलीज करने के लिए रेडी होता है। इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या होता है, ये आप जिस जो नीचे फिगर देख पा रहे हैं, ये एक पूरा कंप्लीट रफ डायग्राम है बेटा एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट बाय द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज एंड कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है ये दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है। एक होती है आपकी प्राइमरी स्टेज, एक होती है सेकेंडरी स्टेज, जिसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं और उसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। फॉर अ फूड सोर्सेस डिपेंड अपॉन अनदर इंडिविजुअल। ऑटोट्रॉफिक कौन थे, जो सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरफ। हमने देखा कि सीवेज वाटर को सीवेज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर डाला जाता है, फिर उसके बाद फाइनली उसे रिलीज करने के लिए रेडी करा जाता है, जिसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की ओर। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? फिजिकल रिमूवल ऑफ अ पार्टिकल, मतलब लार्ज एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्टिकल। कि फॉर एग्जांपल जो सीवेज वाटर है उसके अंदर कोई कंकड़ पत्थर या फिर सैंड वगैरह, इन सभी मॉलिक्यूल्स को अलग करा जाता है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के थ्रू। ये प्रोसेस है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन होगा तो उसमें से मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, या फिर हम कहें कोई फिल्टर लगाया हुआ होगा, जिसमें से आपके हैवी पार्टिकल्स जो होंगे वो अलग हो जाएंगे और जो स्मॉल होंगे वो पास हो जाएंगे। सेडिमेंटेशन में होगा कि फाइनली जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे और सुपर नेटेंट जो होगा वो फाइनली हमारा अलग हो जाएगा। फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाय द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। गर्ट, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स, पेबल्स का मतलब होता है कुछ मार्बल्स लाइक, दे आर रिमूव बाय सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब कि जब हम उसे सेडिमेंट बेसिकली एक लार्ज कंटेनर्स होते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में भी, और उनमें से नीचे एक इम्पैलर वगैरह लगे होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, वो घूमते हैं और जिसकी वजह से हैवी पार्टिकल जो होते हैं वो बाद में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज द सुपरनेटिंग लिक्विड फॉर्म्स अ इफ्लुएंट विच टेकन टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जब फाइनली प्राइमरी स्लज हमारा प्रिपेयर्ड हो जाता है, प्राइमरी स्लज का मतलब क्या है कि जब आपके हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं तो फाइनली जो सुपर नेटेंट होता है वो हमारा एज अ प्राइमरी स्लज होता है, उसे हम फाइनली इफ्लुएंट कहते हैं। इफ्लुएंट, इफ्लुएंट, इस इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ये था हमारा प्राइमरी स्लज जो ये नीचे बैठ चुका था। ये ये नीचे जो कंकड़ पत्थर थे मोटे मोटे, ये होता है प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज।
और इफ्लुएंट हमारा सुपरनेटेंट होता है। तो सुपरनेटेंट जो ऊपर बचा होता है उसे हम फाइनली सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या देखा, हमने जो फिजिकली हैवी पार्टिकल्स थे उनको सेपरेट कर लिया और फाइनली जो आपका सुपरनेटेंट था उसे नेक्स्ट के लिए पास ऑन कर दिया। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने गर्ड का रिमूवल करा, ठीक है, और वहां से हमारा प्राइमरी स्लज मिला, फ्लोटिंग डिब्रिस हमें अलग कर चुके हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। अब जो हमारा प्राइमरी स्लज था उसे हमने सेपरेट आउट कर दिया, इफ्लुएंट आ गया था हमारे पास सेकेंडरी टैंक में। अब उसे हम एक एरिएशन टैंक में ट्रांसफर करते हैं। एरिएशन टैंक कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड एंड एयर इज पंप्ड। एरिएशन टैंक में एयर पास ऑन होती रहती है। ये एरिएशन टैंक है यहाँ पे, ठीक है। ये एरिएशन टैंक में एयर पास ऑन हो रही है यहाँ से, O2 बेसिकली एयर। अब इसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको, उसमें प्रेजेंट होने वाले एरोबिक बैक्टीरिया उसे कंप्लीटली डिग्रेड कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है, अब O2 मिल रही है एयर के साथ, तो एरोबिक बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज को ग्रो करेंगे। एरोबिक बैक्टीरिया कॉलोनीज को ग्रो करेंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स कहा जाता है, ये मैश लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके बैक्टीरिया और फंगस दोनों के दोनों एक मास बना लेते हैं, एक इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, ठीक है। द एनकरेजेस विगरस ग्रोथ ऑफ अ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू अ फ्लॉक्स masses of a bacteria associated with the fungal filaments to form a mesh-like structure. These growing microbes consume the major part of the organic matter of the effluent. This process is significantly reduce the biological oxygen demand of the effluent. अब देखो BOD क्या होता है, BOD का मतलब होता है BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजनेटिक डिमांड। इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड, BOD। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर सीवेज वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड बाय द बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक, ठीक है, एरोबिक रिक्वायर्ड ऑक्सीजन अमाउंट, ऑक्सीजन। देखो 1 लीटर सीवेज वाटर के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर सब कितना भी 1 लीटर के अंदर जितना ही प्रेजेंट है उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उसे डिग्रेड कर दिया गया, उसे डाइजेस्ट कर दिया गया बाय द एरोबिक बैक्टीरिया विच रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। दैट ऑक्सीजन इज नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD, चलिए इसकी डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं और क्लियरिटी हो जाएगी हमें। BOD is the amount of the oxygen that would consumed if all the organic matter in the 1 liter of a water is oxidized by bacteria। मतलब बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीडाइज कर दिया गया है, डिग्रेड कर दिया गया है, डैमेज कर दिया गया है। BOD measure the rate of oxygen uptake by the microorganism and it is indirect measure of the organic matter in the water। ये इनडायरेक्ट कैसे है, आपको देखो जितना आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे उतना बैक्टीरिया ग्रो करेगा, एरोबिक वाला बैक्टीरिया ग्रो करेगा और उतना ही ज्यादा वो ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करेगा। जब ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड हो जाएगा हमारा, तो O2 का कंजप्शन जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जो इंक्रीज था पहले वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब वो डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे बैक्टीरिया भी डिक्रीज होने लगेंगे और ऑर्गेनिक मैटर भी डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से ऑक्सीजन BOD जो है हमारा, वो एक तरीके से इनडायरेक्ट इंडिकेशन है या फिर इनडायरेक्ट मीजर है आपका ऑर्गेनिक मैटर इन द वेस्ट वाटर में पता लगाने के लिए। द ग्रेटर द BOD ऑफ अ वेस्ट वाटर इज द मोर इट इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना ज्यादा BOD होगा उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंटेन होगा, उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड सीवेज वाटर। Once the BOD is significantly reduced, the effluent is passed into a settling tank where the bacterial flocks sediment and forming the activated sludge। वहां हमने बनाया था प्राइमरी स्लज, ये था हमारा प्राइमरी स्लज, और उसके बाद ये एरिएशन टैंक में जहां पर आपके एरोबिक बैक्टीरिया ने काम करा, आपका BOD वाला पार्ट एरोबिक बैक्टीरिया। फिर उसके बाद इसे ट्रांसफर करा जाता है सेकेंडरी टैंक में। सेकेंडरी टैंक में यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया फ्लॉक्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और फाइनली यहां से ये पास ऑन हो जाता है फिल्टर के थ्रू एंड डिसइंफेक्शन के थ्रू। ऑल द स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पंप बैक इनटू द एरिएशन टैंक। यहाँ पे देख लो आप जो सेकेंडरी
कंटेनर से फाइनली एक्टिवेटेड स्लज को पास ऑन करा जा रहा है एरेशन टैंक के लिए। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज। कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जो बचे हुए होते हैं, वो फाइनली आपके एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन द मिक्सचर ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस, मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ गैसेस हैं जो आपके एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें मिथेनोजेंस भी कहते हैं। These gases form biogases which is inflammable and can be used as a source of energy। मतलब आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं तब भी आपके मीथेन गैस निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ इस तरीके की बायोगैसेस प्रोड्यूस होती है। ठीक है। द फाइनल इफ्लुएंट इज जनरली रिलीज्ड इनटू अ नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम। अब आपका जो सीवेज वाटर है वो कंप्लीटली रेडी हो चुका है आपके रिवर्स और वाटर बॉडीज में रिलीज करने के लिए। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में हमने पढ़ा। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं फटाफट। देखो, सीवेज वाटर था, सीवेज वाटर, सीवेज वाटर को हमने प्राइमरी पार्ट में भेजा, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसके अंदर हमने जो हैवी पार्टिकल्स थे, हैवी पार्टिकल और सॉइल एंड पेबल्स, इनको रिमूव करा बाय सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इसके थ्रू हमने इसे रिमूव करा। हैवी पार्टिकल्स या फिर हम स्मॉल पेबल्स को हमने क्या कहा था, आपके गर्ट, गर्ट को रिमूव करा। ठीक है। अब फाइनली प्रिपेयर्ड हुआ हमारा प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज इन द बॉटम। और हमारा सुपरनेटेंट जो था वो हमने ट्रांसफर कर दिया था। सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट तो आपको सभी को पता होगा कि सुपरनेटेंट जो होता है ऊपर का पार्ट होता है और बॉटम में जो होता है वो नीचे, उसे हम पैलेट कहते हैं। सुपरनेटेंट को हमने ट्रांसफर कर दिया था सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और फाइनली सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपका बीओडी और फिर एरिएशन टैंक में ट्रांसफर करा, फिर उसके बाद बीओडी, बीओडी के बाद फाइनली आपका एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज के बाद फाइनली एरोबिक, एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया आते हैं जो आपके गैस प्रोड्यूस करते हैं CH3, H2S एंड आपको CO। और फिर उसके बाद फाइनली फिल्ट्रेट, फिल्टर्स एंड डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट। और अब वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है, वाटर बॉडीज में, वाटर रिलीज इनटू अ वाटर बॉडी। तो ये हमने क्विक ओवरव्यू लिया हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट का एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, कि हमने किस तरीके से सीवेज वाटर को हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर डाला, उसके अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुआ। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपके एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर को न्यूट्रलाइज करते हैं बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन, और जितना ऑक्सीजन कंजप्शन होगा उतना ही ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। ये एक इनडायरेक्ट मेजर होता है, क्योंकि उतना ही ज्यादा आपके एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद फाइनली उन्हें पास ऑन कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है इन्हें एक्टिवेटेड स्लज, जो कि आपका सेकेंडरी टैंक में होता है, और उसे उसमें से इफ्लुएंट को निकाला जाता है और फाइनली उसे फिल्टर्स के थ्रू एंड डिसइंफेक्टेंट के थ्रू डिसइंफेक्ट करके फाइनली वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। तो ये था आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर आपने माइक्रोब्स को कैसे यूज करा। माइक्रोब्स यहाँ पर एरोबिक और एनारोबिक दोनों बैक्टीरिया यूज होते हैं इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इंपॉर्टेंट नोट्स, this microbial treatment methodology has been practiced for the over a century. No man-made technology has been able to rival it. अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो इस टेक्निक को और बढ़ा सके, एनहांस कर सके या फिर रिप्लेस कर सके। ड्यू टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के बढ़ते चलन में, untreated sewage is often discharged directly into a rivers।
लीडिंग टू अ पॉल्यूशन ऑफ अ वाटर बॉर्न डिसीज। मतलब जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे आप लोग देखते हो कि लोगों के घर बन रहे हैं, जितने ज्यादा घर बन रहे हैं उतने ही ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज वाटर निकलेगा। जो सीवेज वाटर को आप अनट्रीटेडली अगर आप वाटर बॉडीज रिवर वगैरह में पास ऑन कर देंगे, जिनकी वजह से काफी ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा। आप लोग देखते हो जैसे यमुना देखते हो, गंगा जी देखते हो, या फिर यमुना मैया देखते हो, आजकल ये काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुके हैं, जिनकी वजह से आप देखते हो कि इनमें झाग वगैरह डेवलप होने लग जाते हैं, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब इनके बढ़ने से क्या होता है कि जिसमें रहने वाले जितने भी वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी की लाइफ को थ्रेटन होता है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, मछली वगैरह सब मर जाती हैं। गंगा एक्शन प्लान एंड द यमुना एक्शन प्लान, ये 1983 में आया था बेटा, गंगा एक्शन प्लान। और ये आया था 1993 में, ये 1981 में, एंड ये 1993 में, यमुना एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जैसे बहुत बड़े इनिशिएटिव के बावजूद भी अभी तक इनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि दिल्ली के अंदर 80% ऑफ यमुना जो होता है, यमुना जो है वो दिल्ली के अंदर ट्रैवल करती है, ठीक है, स्थिर है। अब उस दिल्ली के अंदर आप लोग देखते हो नजफगढ़ सीवेज ट्रीटमेंट, जो एक तरीके से वाटर है, या फिर हम वाटर कैनाल है, या फिर हम बात करें आपके शाहदरा का सीवेज ट्रीटमेंट कैनाल जो है, सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सीवेज कैनाल है, उसमें से जितना भी अनट्रीटेड सीवेज वाटर रहता है वो डायरेक्टली रिलीज हो जाता है आपका यमुना में, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह से नहीं आता है, आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा है, आप नजफगढ़ की तरफ जाएंगे तो जितने भी ज्यादा फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो काफी ज्यादा है इधर। बट सरकार धीरे धीरे कुछ ना कुछ करती रहती है, बार 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 बार। आप देखते हो कि यमुना में सफाई के दौरान कुछ मशीनें वगैरह आप देखते हो कि यूज की जाती हैं, जिनसे काफी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को हटाया जाता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस is a mixture of a gases, predominantly methane, produced by the microbial activity as a used as a fuel। बायोगैस जो होती है, बायोगैस आप समझो बायोगैस होती क्या है। बायोगैस में तीन चार गैसेस आती है। सबसे पहले जो मेजोरिटी पे होती है वो होती है मीथेन, दूसरी होती है हाइड्रोजन सल्फाइड जो बहुत ही लो अमाउंट में होती है, और तीसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों गैसेस मिलकर के आपका हम कह देते हैं बायोगैसेस। बायोगैसेस मीथेन होती है सबसे ज्यादा जो अमाउंट में रिलीज होती है, और उसी का ही हम यूज एज अ फ्यूल करते हैं। बायोगैस को बनाने के लिए आपको, आप देखते हो कि अगर आप घर पे भी बायोगैस प्लांट बना सकते हो, बहुत ही आसान होता है, बायोगैस का जनरेशन कर सकते हो। आप एक बॉटल लीजिए, बॉटल के अंदर काफी ज्यादा गोबर लीजिए, गोबर के बाद उसमें आप थोड़ी सी हरी पत्तियां वगैरह डालिए और उसे रख दीजिए आप कम से कम 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो उस बॉटल को ढक्कन बंद करके रखिए रखिएगा। तो जब आप देखेंगे उसे खोलना नहीं है आपको, उसमें से एक हल्की सी एक सुई लेनी है, और जो निडल आती है ना, सीरीज वाली निडल, उसे आप डालिए, और फाइनली उसमें उसमें से गैस सी बाहर निकलेगी, ठीक है। उस गैस के पास अगर आप लाइटर दिखाएंगे तो फाइनली उसमें से एक आग सी आपको दिखेगी, तो वही जो गैस है वो आपकी मीथेन गैस है, वही एक्ट एज अ फ्यूल आपकी वर्क करती है, ठीक है। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका है कि एक तरीके से बायोगैस प्लांट में क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। उसमें अ, आपका गोबर वगैरह होगा। देखते हैं क्या होता है। द गैस इज प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। द चीज मेकिंग, डो, फर्मेंटेशन बेवरेजेस, मेन गैस प्रोड्यूस लाइक अ CO2। जब हम डो प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, या फिर हम चीज मेकिंग की बात कर रहे थे, बेवरेजेस प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो उसमें जो मेजर गैस थी वो CO2 थी। बायोगैस में मेजर प्रोडक्ट क्या है आपका, मीथेन गैस। ये गैस जो होती है डिपेंड करती है कि माइक्रोब्स उसके क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या सबस्ट्रेट उन्होंने खाया है क्या, तभी तो माइक्रोब्स प्रोड्यूस करेंगे आपके मीथेन गैस। Certain bacteria grow anaerobically and cellulosic material and produce large amount of a methane along with CO2 and hydrogen sulfide। यहाँ पर ऐसा आएगा बेटा, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक जो आपका सेलुलोजिक मटेरियल को खाते हैं, और फाइनली आपका मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है बेटा मिथेनोजेंस। ये मिथेनोजेंस जो होते हैं ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं मेनली। और ये मिथेनोजेंस जो होते हैं, आपने देखा होगा जो गाय होती है, बकरियां होती है, भैंस होती है, बफेलो जिसे कहा जाता है, उनके र्यूमन पार्ट में होते हैं। र्यूमन क्या होता है, उनके गट का एक पार्ट है।
This bacteria is collectively called the methanogens and common example of methanobacterium. Methanogens are found in the anaerobic sludge. Anaerobic sludge का मतलब आपके ऐसे जो जहाँ पे काव का डंग वगैरह होता है और वाटर होता है, उसमें इनफ अमाउंट ऑफ सारी चीजें होती हैं। ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अभी हमने पढ़ा था, उसमें मिथेनोजेंस होते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमन पार्ट ऑफ द स्टोमक ऑफ कैटल। र्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। वेयर दे हेल्प द ब्रेक डाउन ऑफ अ सेलुलोजिक मटेरियल। आप लोग देखते हो कि जो गाय वगैरह होती है वही आपकी घास वगैरह खा पाती है। हम भी हम आप लोगों को लगता है हम हरे पत्तेदार सब्जियां पचा लेते हैं? हम नहीं पचा पाते। हमारे पास तो सेलुलोज एंजाइम ही नहीं है हमारी बॉडी में। हम हरे पत्तेदार सब्जियां खा तो लेते हैं लेकिन उन्हें पचा नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर फाइबर्स होता है। हमें फाइबर बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वाटर रिटेंशन के लिए बॉडी के लिए। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर सेलुलेज एंजाइम ही नहीं है, हम हरे पत्तेदार सब्जी पचा ही नहीं पाते बिल्कुल भी। लेकिन गाय वगैरह होती है वो हरे पत्तेदार, आप घास खाते हुए देखोगे, आप पत्ते खाते हुए देखोगे, आप कुटी खाते हुए देखोगे। तो ये सारी चीज गाय खा लेती है, क्योंकि उनके स्टमक के अंदर र्यूमन है। र्यूमन के अंदर बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया है जिन्हें हमने मेथनोजेंस कहा है, क्योंकि जब गाय गोबर करती है और उस गोबर को हम बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर लगाते हैं, कि अपने हम बात करें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, जब वो गोबर जाता है कलेक्ट होकर के, तो फाइनली उसके अंदर जो प्रेजेंट मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस। अब वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे, फाइनली हम उस मीथेन गैस का यूज कर पाएंगे, तो हम बायोगैस डेवलप कर पाएंगे। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कैटल न्यूट्रिशन। द excreta dung of a cattle called gobar is rich in methanogens and can be generate a biogas commonly called a गोबर गैस। हमने इसको कहा गोबर गैस। गोबर गैस क्योंकि भाई गोबर से प्रोड्यूस हो रही है। हम कॉमनली लैंग्वेज में काउ डंग को क्या बोलते हैं? गोबर ही तो बोलते हैं। तो इसलिए हमने कहा इसे गोबर गैस। क्लियर हुआ आपको गोबर गैस के बारे में? तो ये कुछ गोबर गैस का प्लांट होता है, कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आपको मीथेन गैस प्रोड्यूस करनी है। देखो, यहां से घरों से, गलियों से लाया गया जितना भी काउ डंग होता है और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे लाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, प्लस आपका काउ डंग वगैरह, काउ डंग, उसको फाइनली इनलेट के थ्रू इस टैंक में डाला जाता है। ये एक टैंक होता है, इस टैंक को जमीन के अंदर बनाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 डीप इसे रखा जाता है। फाइनली इसमें आया और यहाँ पर इसे एक स्लरी बनाई जाती है। इसके अंदर एक इम्पैलर होता है जो फाइनली घूमता रहता है। यहाँ से कुछ इम्पैलर कनेक्टेड होता है, यहाँ से नीचे से कुछ इम्पैलर। इम्पैलर का मतलब होता है एक तरीके से पंखा। पंखा घूमता रहता है जिससे आपकी स्लरी जो होती है वो मिक्स होती रहती है, मिक्स होती रहती है। 10 to 15 डेज के लिए जब हम इसे छोड़ देते हैं तो इसमें से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। ये मीथेन गैस जो है ये फाइनली इस आउटलेट के थ्रू बाहर जाती है और फाइनली स्टोर होती रहती है। और इस स्टोर गैस को फाइनली रिलीज कर जाता है हाउस होल्ड के लिए यूज के लिए। आपको जो भी यूज करना है हाउस होल्ड यूज के लिए या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए मीथेन गैस का आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मीथेन गैस या फिर बायोगैस या फिर गोबर गैस प्रोड्यूस करी जाती है। अब जितनी भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हें यहां से आउट कर दिया जाता है। ये देखो, ये जो कनेक्टेड पाइपलेट है इसे हम आउटलेट कहते हैं, सेकेंडरी आउटलेट, सेकेंडरी आउटलेट। इसके थ्रू ये एक्टिवेटेड जो स्लज होता है फाइनली आउट करते हैं। ये आउट हो गया। इसका यूज कर सकते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे? आप इससे फर्टिलाइजर वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, एक मैन्योर ही तो है। द प्लांट कंसिस्ट, तो इस तरीके से आपका एक बायोगैस प्लांट वर्क करता है। आप लोगों ने देखा, द प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट टैंक, एक कॉन्क्रीट का टैंक है 10 to 15 डीप, वेयर बायो वेस्ट एंड द स्लरी ऑफ द डंग आर फेड। Floating cover is placed over the slurry, which dries the gas and produce due to the microbial activity. यहाँ पे microbial activity होगी 10 to 15 days के लिए। An outlet pipe supplies biogas to nearby houses for cooking and lighting. Cooking and lighting के लिए pass on कर दी जाती है। The spent slurry is removed through another outlet and can be used as a fertilizer. Biogas plants are more common in rural areas where cattle dung is readily available. जितने भी ज्यादा रूरल एरियाज होते हैं, गांव वगैरह, वहां पे काव डंग जो होता है वो बहुत ही इजीली मिल जाता है। इंडिया में तो बहुत ही इजीली मिल जाता है। लेकिन आप लोग देखते हो कि जब काव डंग भी आजकल ना ऑनलाइन बिकने लगा है, अमेजोन वगैरह जैसी वेबसाइट पे।
इंडिया जैसे देश में काउ डंग जहां पर जो इजीली अवेलेबल हो जाता है, हर गली में काउ अवेलेबल है और वो डंग करती है, अवेलेबल हो जाता है, तो उसके बाद भी वो अमेजोन में दिखता है। द टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन द इंडियन mainly by the Indian Agriculture Research Institute and Khadi and Village Industrial Commission, KVIC and IARI। इन दोनों ने कोलैबोरेशन करके ये आपका बायोगैस प्लांट को प्रिपेयर करा था, और जिसका यूज हम आज भी करते हैं आपकी बायोगैस बनाने में, गोबर गैस का। ठीक है, तो चलिए हमने ये पढ़ा बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, बायोगैस किस तरीके से बनाई जाती है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। माइक्रोब्स ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट से कहने का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, ऐसे बायोलॉजिकल चीजों को इस तरीके से यूज करना, ठीक है, जिनसे जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं या फिर हम बात करें पेस्ट हैं, उनसे रेसिस्टिविटी बढ़ सके प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ठीक है, आपकी खेती के अंदर, इस तरीके से। Biocontrol is the use of a biological method for controlling plant disease and the pest as an alternative to a toxic chemical insecticide and pesticide। आप लोग खेतों में देखते हो कि इंसेक्टिसाइड डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, जिनकी वजह से पेस्टिसाइड वगैरह की डेथ हो जाती है, इंसेक्ट वगैरह की डेथ हो जाती है। अब जब उनकी डेथ ही होती रहेगी, आप लोग इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालते रहोगे, तो उनकी डेथ हो जाएगी, तो फाइनली वो एक तरीके विलुप्त हो जाएंगे धरती पे से। लेकिन उनकी स्पीशीज को बरकरार रखने के लिए आप लोग इन बायोकंट्रोल एजेंट्स का यूज कर सकते हैं। दिस अप्रोच इज की ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, विच बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ एंड sustainability। The goal is to keep the pest and manageable level as a complex system of a checks and balance, not to eradicate, वो eradicate ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए them completely। This is holistic approach। ये काफी पारंपरिक मेथड्स है। चलो अब कुछ ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट्स के नाम देखते हैं। सबसे पहले है इंसेक्ट, ठीक, लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल जो होती है, ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती है एफिड्स के अगेंस्ट, यूज टू गेट रिड ऑफ पेस्ट। एफिड क्या है, एक तरीके पेस्ट। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई का यूज कर सकते हैं मॉस्किटो के, मॉस्किटोज को दूर भगाने के लिए। आप लोग देखते हो ना, ड्रैगन फ्लाई होती है कुछ इस तरीके से होती है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस बीटी। देखो बैक्टीरिया है एक बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, उसके पास एक टॉक्सिन है बीटी टॉक्सिन। वो टॉक्सिन इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है, इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है और उन्हें किल करता है, या फिर हम बात करें जो लार्वा होता है उन्हें किल करता है। जब आप प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स के अंदर इसका किस तरीके से यूज करा जाता है, हम बीटी टॉक्सिन का जो जीन है वो बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से निकालते हैं और उसे प्लांट के अंदर इंजेस्ट कर देते हैं। वही प्लांट क्या सिंथेसाइज करेगा, बीटी टॉक्सिन, और वो बीटी टॉक्सिन एक तरीके से रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कुछ बटरफ्लाई लार्वा के अगेंस्ट में या फिर कुछ इंसेक्ट के अगेंस्ट में। ठीक है, अवेलेबल एज अ ड्राई स्पोर्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, the toxin gene is also introduced into a plant called bt cotton to make them pest resistant। पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट बनाने के लिए हम बीटी टॉक्सिन जीन का यूज करते हैं, उन्हें कॉटन प्लांट के अंदर डालते हैं, क्योंकि आप लोग देखते हो कि पहले के टाइम में जो कॉटन की खेती होती थी वो कंप्लीटली डिग्रेड कर दी जाती थी कुछ इंसेक्ट्स के द्वारा। ठीक है, अब उससे रेसिस्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंसेक्ट के अगेंस्ट में तो आपने बीटी टॉक्सिन जीन लिया और प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से जो कॉटन के प्लांट थे वो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर। अब इस बीटी टॉक्सिन का ना हम स्प्रे फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं कुछ प्लांट्स वगैरह में डालने के लिए। अवेलेबल एज अ ड्राई स्पोर्स मिक्स्ड विद द वाटर एंड स्प्रेड ऑन अ वनरेबल प्लांट्स लाइक अ ब्रासिकेसिस एंड द फ्रूट ट्रीज। तो क्लियर हुआ आपको कैसे किस तरीके से यूज करा जाता है। नेक्स्ट है फंगस। ये एक फंगस है ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, जो सेवरल प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट में वर्क करती है। मतलब जो प्लांट के रूट्स होते हैं वहां पे ये फंगस डिसाइड करती है ट्राइकोडर्मा, और वहां पर प्लांट को होने वाले पैथोजेनिक डिसीज से प्रिवेंट करती है। फ्री लिविंग फंजाई कॉमनली इन द रूट्स इकोसिस्टम, इफेक्टिवली बायोकंट्रोल एजेंट ऑफ अ वेरियस प्लांट पैथोजन। प्लांट को पैथोजेनिक एक्टिविटी से बचाती है। नेक्स्ट है वायरसेस। कुछ ऐसे वायरसेस है जैसे बकेलो वायरस, मेजरली इन द जीनस ऑफ न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस। इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड के अगेंस्ट में रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, या फिर हम कहें काफी ज्यादा एनिमल्स को।
excellent candidates for the species specific narrow spectrum insecticidal application. They have no negative impacts on a plant, mammals, birds, fish, not targeted insects, desirable the use of integrated pest management program. मतलब इसका यूज करा जाता है बेसिकली बकेलो वायरस का जब आप इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स को दूर रखना चाहते हैं, अब उनकी फसल खराब ना हो। आप लोग देखते हैं कि जो पालक के पत्ते होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा वो खाए हुए होते हैं, बीच में से गोल गोल होते हैं, तो उनमें काफी ज्यादा जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, आर्थ्रोपोड्स वगैरह, उन्हें अ, दूषित कर देते हैं। हम बात करें उन्हें एक तरीके से कंटेमिनेटेड कर देते हैं। ठीक है, जब हम उन पे इनका छिड़काव करेंगे इन बकेलो वायरसेस से मिलने वाले प्रोडक्ट्स का, ठीक है, तो वो बेसिकली उन पर प्लांट्स पर तो कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, उन इंसेक्ट वगैरह को दूर कर देंगे, उनके अंदर रेसिस्टिविटी डेवलप कर देंगे। नेक्स्ट है आपका माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। ये लास्ट टॉपिक है बेटा, माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर्स की तरह माइक्रोब्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स होते हैं, कुछ केचुए वगैरह होते हैं, या फिर कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। आपने साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना होगा, आपने अजोला का नाम सुना होगा, आपने राइजोस्पाइरलम का नाम सुना होगा। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, कुछ ऐसे फंजाई हैं जिनका बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करा जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट enrich the nutrient quality of a soils, offering alternative to a chemical fertilizer that cause environmental pollution. ये देखो, ऑफरिंग एन अल्टरनेटिव टू अ केमिकल फर्टिलाइजर दैट कॉज अ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि आप खेतों में देखते हो कि काफी ज्यादा ऐसे फर्टिलाइजर डाले जाते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं, जिनकी हम बात करें कि वो आपकी खेती को भी नुकसान पहुंचाते हैं, खेती की मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी फसल में भी वो एक तरीके से हार्मफुल एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन करते हैं या फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। उनकी जगह पे हम जब हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। द मेन सोर्स आर द बैक्टीरिया, फंजाई एंड द साइनोबैक्टीरिया। तो ये तीनों बैक्टीरिया, फंजाई एंड सम साइनोबैक्टीरिया, ये मिलकर के आपके बायो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, चलिए देखते हैं। बैक्टीरिया, राइजोबियम एंड द एजोस्पाइरल एजिटोबैक्टर, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, एसोसिएशन फ्रॉम द रूट्स नोड्यूल एंड द लेग्यूमिनस प्लांट, ऑन द लेग्यूमिनस प्लांट, fix atmospheric nitrogen into organic forms which used by the plant as a nutrient। ये प्लांट की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, राइजोबियम प्लांट्स की रूट के अंदर, जैसे रूट्स होती हैं, ठीक है, इनकी रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एजोस्पर्म ये फ्री लिविंग होते हैं इन द सॉइल, ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो मिट्टी होती है ना सॉइल, जहां पर, यहाँ बाहर, ये रूट्स में नहीं होंगी, सॉइल में होंगी। ये फिक्स, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल, ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं। फंजाई, ग्लोमस फंजाई, symbiotic association mycorrhiza, mycorrhiza is a kind of a fungi जो symbiotic association के साथ रहती है, किसके साथ? प्लांट्स के साथ। द फंगल symbiotic absorb phosphorus from the soils, pass it from to the plants, benefits to the plant and also include the resistance to root-borne pathogen, tolerance to the salinity, drought and the overall increased growth। salinity का मतलब होता है कि हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में भी रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करती है, और वाटर लेस कंसेंट्रेशन में भी हेल्प करती है प्लांट को कि वो ग्रो कर सके। ग्लोमस जो फंजाई है, जिसे हमने माइक्रोइजा कहा, तो उस वो एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है प्लांट के साथ। प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनमें जाकर के रिसाइड करती है, रिसाइड करने के बाद वो फॉस्फोरस सॉइल से लेती है और प्लांट में पहुंचाती है हाई अमाउंट में। तो इस तरीके से फंजाई वर्क करती है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज ए ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे हम एल्गी कहते हैं। एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलिटोरिया, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियली। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये अपने सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, फूड को सेल्फ सिंथेसाइज। इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्लोरोफिल जैसे। मैनी कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर इन द पैडी फील्ड्स, कीचड़ वाले एरिया जहाँ पे काफी ज्यादा कीचड़ वगैरह होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ये साइनोबैक्टीरिया आपके सॉइल्स में प्रेजेंट होता है। फाइनली
जो ऐसे पैडी फील्ड्स होते हैं जिनमें ज्यादा अमाउंट ऑफ जैसे कीचड़ वगैरह जहाँ पे रहती है, तो वहां पे जो भी प्लांट्स वगैरह उगते हैं उनकी सॉइल में ये ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और ये भी आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इस बात को नहीं भूलना है। क्लियर हुआ? तो ये था आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का रेस्ट ऑफ द पार्ट जो आज हमने डिस्कस करे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सायोनारा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, और शेयर करिए, लाइक करिए, बस और क्या।